आज का ये हमारा चौथा सेशन, जिसमें लाहौर में जो हमारे बार मेंबर हाफिज अब्दुल सत्तार साहिब, एडवोकेट साहिब, जो प्रैक्टिस करते हैं लॉ टैक्सेशन लॉज की, हमने उनको आज के सेशन में मदऊ किया है और उन्होंने इंशाल्लाह आमीन कहा हमारे आवाज पे। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावा देने जा रहा हूं आज के सेशन के लेक्चर के लिए जनाब हाफिज अब्दुल सत्तार एडवोकेट साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से मोहतरम सदर साहब, मोहतरम सेक्रेटरी साहब और स्पेशली हाफिज यासिर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे उन्होंने दावत दी और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ गो हूँ कि जितना भी कीमती टाइम आप लोगों का मैं लूँ, हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के उठे। बातें बहुत हैं, अगर हम उसको करते रहेंगे तो बातें एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगी और दूसरी तरफ से तीसरी तरफ जाएंगी। मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो स्पेशली हम इनकम टैक्स लॉ के हवाले से मैं एक आपको समरी, उसका ओवरव्यू देना चाहूँगा ताकि आप दोस्त, सबसे पहले मैं माजूद खा हूँ कि मैंने आप सब दोस्तों को अपनी इस बार में खुशामदीद नहीं कहा। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, इसमें मेरी तरफ से, मेरे मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट की तरफ से, तमाम दोस्तों की तरफ से मैं अपने आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोफेशन जिसमें इज्जत, सबसे बड़ी चीज जो इस प्रोफेशन में आपको मिलेगी वो इज्जत होगी और इज्जत को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स कि हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो टॉपिक होगा वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पहले कुछ चीजें मैं आपसे डिटेल से शेयर करता हूं, अगर कहीं किसी दोस्त को लगे कि ये क्वेश्चन है तो वो सिर्फ इशारा करें, तो फिर हम उनकी बात सुनेंगे पहले और उसका रिप्लाई करते हुए ये हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होगा। मैक्सिमम दोस्तों को लोग कितना टाइम लग सकते हैं? ठीक है, अच्छा, जब चूंकि रमजान शरीफ है, दोस्तों की तबीयत को मलहूज़े खातर रख के हम बातचीत करेंगे। जब मेरे दोस्तों को लगे कि बस ठीक है, जितना हमने सुन लिया ये एनफ है, तो हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। सबसे पहले जो इनकम टैक्स लॉज होते हैं, जिस तरह आपने हमारे सीनियर्स के साथ, जिस तरह आपका आज चौथा सेशन है मेरे इल्म के मुताबिक, तो आपने उनसे सीखा कि हमारा क्रिमिनल जो प्रोसीजर लॉ है वो कैसे चलता है, पीपीसी क्या है। इसी तरह आपने सीपीसी के बारे में सीनियर से सीखा। तो मैं अपने सीनियर के, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं उस काबिल शायद बातचीत ना कर पाऊँ, लेकिन हम इसको फ्रैंक माहौल में समझने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको चीज़ों से हाउ ना होगी तो किसी भी क्लाइंट को सोसाइटी में, मैं ये नहीं कहता, हमेशा कोई भी मशवरा, अल्लाह के हुजूर का फरमान है कि जिसको मशवरा दे उसको अच्छा मशवरा दे। तो बीइंग एडवोकेट आपसे लोग कभी ना कभी ये भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये कोई यहाँ हमारी कोर्ट तो है नहीं टैक्स की कि यहाँ कोई हेयरिंग होती है रूटीन में। अब चूंकि हम जाती तौर पे, मैंने अपना इंट्रो थोड़ा सा स्किप किया, वो भी आप सुन लीजिए कि हाफिज अब्दुल सत्तार एडवोकेट मेरा नाम है और 16 में मैंने ऑलमोस्ट अपनी ये बात ज्वाइन की और उस वक्त से लेके आज तक मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ मतलब मेरा कोई ऐसा शुगर नहीं कि मैं कहूँ कि मैं प्रोफेशनल वकील नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल वकील हूँ। एक हमारी ये कोर्ट्स हैं, जिस तरह हमारी सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, ये कोर्ट है,
इसी तरह एक कोर्ट हमारी रेवेन्यू की कोर्ट है। अब मेरी जो मसरूफियत है, जब से मैं इनरोल हुआ, जब से मैंने टैक्स की प्रैक्टिस शुरू की, रोज रूटीन में हम अपने टैक्स की जो हमारे यहाँ सिविल कोर्ट होती है या फैमिली कोर्ट होती है, तो वहाँ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर आप यूं समझे उसकी हायरार्की, जो सिविल हमारे जज हैं इनकी इक्वल वो कमिश्नर अपील होते हैं। अब कमिश्नर जिस तरह हमारे एडिशनल कमिश्नर होते हैं, इसी तरह वहाँ एपलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, और फिर एपलेट आप समझते हैं कि एडिशनल कमिश्नर से फैसला कहाँ जाता है, हाई कोर्ट की तरफ जाता है। इसी तरह जो हमारा ये फिस्कल लॉज हैं जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है, इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग होती हैं, जितनी भी प्लीडिंग होती हैं, जो भी केस होते हैं, वो सारे इसी तरह स्टेप वाइज कमिश्नर के पास, ट्रिब्यूनल के पास, और फिर रेफरेंस में हाई कोर्ट चले जाते हैं। रूटीन यही है। और तारीफ थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं इस पर भी माजरत खाऊं कि मैं प्रोफेशनली इसी काम को करता हूं और करके खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप ही की तरह था, ये नहीं कि हमने कोई घर से हम पढ़ के आए थे, सीख के आए थे, नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म किसी की मिराज नहीं है, इल्म उसकी मिराज है जिसको इल्म के साथ मोहब्बत होगी। जो पढ़ने लिखने से मोहब्बत करेगा उसको वक्त के साथ साथ, मतलब आज 10 साल 11 साल में हम यहाँ खड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो टाइम मुझे हाफिज साहब ने बताया था तो मैं ये समझ रहा था कि वो टाइम बहुत कम हो जाएगा, हमने गपशप ही बहुत करनी है। आज मैंने आपको इनकम टैक्स लॉ का एक्सपर्ट बना देना है। ये चीजें ऐसे है कि मैंने आपको एक ओवरव्यू देना है, आपने तवज्जो अगर मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। स्टोरी क्या है कि इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 जो है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2002 में। ऑर्डिनेंस है 1 का, और ये अप्लाई कब हुआ है, 2002 में 1 जुलाई। अभी इसके हम करते हैं, कोई भी हम जब सीपीसी है, पीपीसी है, कोई भी हमारे दीगर जो लॉज है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन पढ़ते हैं, ऐसे ही होता है। और सेक्शन वाइज चीजें चल रही होती हैं, एक टॉपिक से हम दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ। सेम सिनेरियो हमारा है, टैक्स लॉ भी ऐसा है, यानी ये कोई ऐसा कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप दो समझे कि यार ये बड़ी कोई अजीब चीज है। बिल्कुल सेम हायरार्की, मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया था कि हमारी हायरार्की बिल्कुल सेम चलती है, लेकिन इनके फोरम अलग हैं। यहाँ हमारा, जैसे आप दोस्तों को मैंने कहा कि सिविल कोर्ट होता है, एडिशनल कोर्ट है, आगे फिर हाई कोर्ट है, इसी तरह वहाँ कमिश्नर अपील बैठते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल बैठते हैं, और फिर हम हाई कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। इनकम टैक्स लॉ में मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझाना हूं, या रिक्वेस्ट मैं करना चाह रहा हूं, अगर दोस्त तवज्जो रखें। इसमें जो टोटल चैप्टर है, टोटल चैप्टर इसमें आ जाएंगे 13। कोई भी बुक होती है, हम कभी गौर करें, बल्कि आपने सबने पढ़ा हुआ है, देखा है, ये कौन सी कोई नई बात है। कोई भी बुक है तो उसमें हम देखते हैं कि चैप्टर कितने हैं। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इनकम टैक्स लॉ 2001 में चैप्टर हैं 13। कितने हो गए, 13। और इसमें जो टोटल सेक्शन जिनके ऊपर ये सारा मतलब इनकम टैक्स लॉ बेस करता है, वो है 242, 242 सेक्शन है इसके टोटल। ठीक हो गया। अब पहली बात को दोबारा हम रिपीट कर लेंगे, अगर आपको ये तरतीब बुरी लग रही हो तो फिर मैं खुद से बोलता रहूंगा। आपसे पूछने का मकसद है, मुझे पता लग रहा है कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि ये अब नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। अब जो एक है, मैंने कहा चैप्टर 13 है और उसके सेक्शन हमारे हो गए 242। अब 242 में हमेशा कोई चीज कंप्लीट नहीं होती। ये उसका मैं एक स्केच समझा रहा हूं अभी किताब का, जिसको हमने ओवरव्यू करना है कि उसके अंदर है क्या। चैप्टर हमने कहा 13 है, सेक्शन कितने हैं, 242। और इसमें 242 में एक बात अगर कहीं की गई है तो आप लॉ की लैंग्वेज को आप पढ़ के भी आए हैं और आपने ज़ाहिर पढ़ भी रहे हैं और पढ़ेंगे भी। सारी जिंदगी वकील का काम है पढ़ते रहना, सच्ची बात है। वकालत वही करे जिसको शौक हो पढ़ने का। अगर आप समझते हैं कि ये, मैं नहीं कहता कि छोड़ दें, वकालत वकालत है, इसकी इज्जत शान की में इजाफा करें, अपनी रिस्पेक्ट में, अपने बार की रिस्पेक्ट में इजाफा करें, लेकिन पढ़ने पढ़ाने को शुगल बनाएंगे तो मजा फिर आएगा। अब
जब हमने आपसे अर्ज किया कि सेक्शन इसमें कितने थे, 242 में हमेशा कोई बात आई, एक डेफिनेशन क्लाज आ गई कि डेफिनेशन, आप समझते हैं हर लॉ की बुक में डेफिनेशन क्लाज दी जाती है कि वहां से हम एक चीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये एक चीज है कोई भी। तो इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहली जो बड़ी बात हम पढ़ते हैं वो टैक्स पेयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। टैक्स पेयर को ये कर लें, टैक्स पेयर मतलब उसके रिलेटेड ये सारी गेम चल रही है। और फाइनेंस के रिलेटेड कि एक बंदे से इनलैंड रेवेन्यू ने जो मतलब टैक्स लेना है, उसके टैक्स के लेने के तरीके, वो कानून कहाँ लिखे हैं, वो इनकम टैक्स लॉ में लिखे हुए हैं, जो कि कितने हमने बताया कि 242 उसके सेक्शन है। अब इसके अंदर कोई 242 जो चीजें हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ते हुए अनकंप्लीट हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर चीज के साथ उन्होंने आगे सेक्शन वाइज, यानी हमने 242 सेक्शन बोले, अब सेक्शन के तहत उन्होंने शेड्यूल बना दिए आगे कि उसमें शेड्यूल होंगे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स को कैटेगराइज किया हुआ है कि ये चीजें इस शेड्यूल में जाएंगी, ये चीजें इस शेड्यूल में जाएंगी, इस पे इतने % टैक्स अप्लाई कर देंगे, इस पे इतने % टैक्स अप्लाई कर देंगे। ये 14 शेड्यूल हैं इस बुक में, जिसका नाम इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 है। उसमें हमने सीखा कि चैप्टर कितने हैं, 13, सेक्शन कितने हैं, 242, और शेड्यूल उसमें कितने हैं, 14। यहां तक बात सब दोस्तों को क्लियर हो गई। अब यूं समझे कि हम बुक के अंदर जाना चाह रहे हैं, और बुक का टाइटल यही है कि इसका नाम इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 है, और ये ऑर्डिनेंस है, ये एक्ट नहीं है, ठीक है। और एक्ट और वो चीजें आप पढ़ के आए हैं कि एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क होता है। अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो वो दूसरे दोस्त को पूछ ले, टाइम की नजाकत के हिसाब से आप। अच्छा ठीक है, तारिक साहब मेरे भाई मुझे कह रहे हैं कि इसको समझाएं। एक्ट हमेशा वो चीज होती है जिसको जो कानून पार्लियामेंट पास करेगी उसको आप यूं समझे कि फिर वो अपर हाउस, लोअर हाउस से अपर हाउस और फिर सेनेट से पास हो के जो भी कानून पास होगा उसको आप सादा अल्फाज में यूं समझे कि वो एक्ट में आ जाएगा। और कोई भी ऐसा कानून कि जब पार्लियामेंट ऐसा तो नहीं होता कि हर टाइम पार्लियामेंट अवेलेबल होता है। मुशर्रफ दौर बड़ा लेंथी दौर गुजरा है, इसमें आप कोई पार्लियामेंट यहाँ नहीं थी। पाकिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक किया गया तो मुशर्रफ दौर में कोई पार्लियामेंट नहीं थी। जो भी कानून साजियां हुई थी वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हुई थी। और अगर आप गौर करें तो ये जो कानून बना हुआ है ये उसी दौर का है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001। अब इसको एब्रोगेट, अब मजीद इसकी एक अलग से डिटेल है कि इसको हम खत्म कर देते या हो जाते। सॉरी, नहीं, हम सिर्फ इन दो बातों को टच करके अपने इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस की तरफ आए। नहीं, मेरे नहीं इल्म, आप अगर है तो आप मुझे बता दें। अच्छा, नहीं मेरे इल्म, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो फिर आपका क्वेश्चन वैलिड है। अभी मैं जो आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स लॉ में लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इनकम टैक्स लॉ में हमने सबसे पहले बुक खोल ली। अब बुक खुल गई तो बुक में आपने क्या देखा, सबसे पहले उसका टाइटल होता है कि टाइटल ये कैसे हुआ, कब हुआ, बुक कैसे, मतलब ये कब पास हुआ था कानून, ये सारी इसमें है, ठीक है। और ये मैंने आपको अर्ज किया कि 1 जुलाई 2002 में ये पास हो गया। सेक्शन 2 इसका रिलेट करता है डेफिनेशन क्लास। हर वो चीज इनकम टैक्स लॉ में जिसको हम कहें कि वो टैक्स से रिलेट करता है मैटर, कोई भी चीज जिसकी डेफिनेशन, मतलब हम उर्फे आम में बात, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि वहां क्या क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है टैक्स पेयर। आप टैक्स पेयर किसको कहेंगे? टैक्स पेयर की डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी? डेफिनेशन क्लास में, सेक्शन 2 में। और टैक्स पेयर के साथ आप लफ्ज उर्फे आम में, ये दोस्त चूंकि रूटीन में अगर हम यहाँ सिविल क्रिमिनल चल रहा होता है तो ये टैक्स लॉ की चूंकि टर्में हैं, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए या जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। कभी आपको जिंदगी में जरूर मेरी बातें याद आएंगी कि हाफिज साहब ने कभी हमें ऐसा लेक्चर दिया था।
अब आप कह रहे होते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर, ये भी आप दोस्तों ने सुना हुआ है कि फाइलर भी होता है, नॉन फाइलर भी होता है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कहाँ पड़ी है? वो डेफिनेशन क्लास में सेक्शन 2 में। और ये कौन सी टर्म कहाँ से ली है कि जिस तरह हमने ऑफेंडर लफ्ज क्रिमिनल लॉ में रिस्पोंडेंट, ये दीगर इस तरह के अगर हम अल्फाज सुनते हैं जो भी एक सिविल के रिलेटेड है, क्रिमिनल के रिलेटेड है, यहाँ पर हम क्या सुन रहे हैं? टैक्स पेयर है, फाइलर है, नॉन फाइलर है। ये चीजें इनकी फाइनेंशियल जो फिस्कल लॉ है उनमें इनकी ये टर्म्स यूज होती हैं। इसमें बेशुमार मतलब डेफिनेशन है, बेशुमार। हर चीज जिसका 242 सेक्शन में जिक्र होना है, हर वो चीज जिसके बारे में कानून पास हुआ है, जिस बारे में कोई बातचीत की जाएगी, वो कहाँ है? डेफिनेशन क्लास में उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन पड़ी हुई है कि जी फाइनेंशियल ईयर से क्या मुराद होगा, टैक्स ईयर से क्या मुराद होगा, फाइलर से क्या मुराद है, नॉन फाइलर से क्या मुराद है, और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से क्या मुराद है, रेजिडेंशियल पर्सन कौन होता है, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन कौन होता है। ये सारी चीजें हमें डेफिनेशन क्लास इनकम टैक्स 2001 में सेक्शन 2 में अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैंने आपसे अगली बात शुरू करनी है कि ये बात है, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि एक बुक है जिसका नाम इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 है, और जिसको आप उर्फे आम में हम यहाँ 236 के 236C जो दोस्त रजिस्ट्री वगैरह को देख रहे होते हैं उनको पता है कि वो कुछ एडवांस टैक्स वगैरह जमा हो रहे होते हैं उसमें, तो वो टैक्स इसमें आते हैं। वो कहाँ से क्यों जरूरी है? हालांकि यहाँ वो रजिस्ट्रियां हो रही होती हैं, लेकिन एक खास सेक्शन उन्होंने अप्लाई करके, और वो सेक्शन जब अप्लाई होता है तो उसके अगेंस्ट एक खास किस्म की अमाउंट यहाँ पर खजाने में जमा करवाई जाती है, पंजाब हुकूमत को या सरकार को जमा करवाई जाती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाई जाती है। तो वो सेक्शन कहाँ अवेलेबल है? वो इन्हीं जो मैंने अर्ज किया ना 242 सेक्शन है, उसमें 236 के जिसका नाम है ना 236, वो एक बेसिकली सेक्शन है जिसमें मैंने कहा कि 242 हैं टोटल, तो उसमें 236 और ये उसका सेक्शन है, और के उसका क्या है आगे सब सेक्शन है, जिसमें हम ये मतलब अपना चलान बना रहे होते हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ एक हिंट उसके साथ इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके ज़हन में आए कि वो चीजें हैं। आपने आज तक 236C भी सुना होगा दोस्तों ने, जिन्होंने रजिस्ट्री वगैरह देखी हो कि यार इसने अभी टैक्स जमा कराना है, कौन सा जी 236C का या 236K का। तो वो जो 236 है, मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं कि हमने जो 242 बताया है ना, उसमें जो 242 से पीछे 236 है ना, उसका ही सब सेक्शन के और सी की बात हो रही है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि ये सारा प्रोसेस कोई भी कंट्री, आप यूं समझे कि किसी भी घर को चलाने के लिए किसी भी जगह पर हमेशा फाइनेंस मैटर होते हैं, फाइनेंशियल मैटर होते हैं, वो बहुत अहम होते हैं। कोई भी घर, आप समझते हैं कि घर बगैर इनकम के चल नहीं सकता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये सबको हमने बचपन से पढ़ा, आज तक पढ़ के और यहाँ तक पहुंच गए हैं, और हम यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान हमारा क्या है? मुल्क है, ये हमारा घर है। घर को चलाने के लिए क्या जरूरत होते हैं? पैसे। मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आगे सूबों में CM आ गए, या उनकी मुख्तलिफ वजारतें आ गई, हेल्थ आ गई, एजुकेशन आ गई, ये सारे कैसे चल रहे हैं? कभी गौर करें, ये चल रहे हैं रेवेन्यू बेस पे। अब रेवेन्यू क्या प्राइम मिनिस्टर घर से लाता है? नहीं, कुछ मांगू के आ जाते हैं, मतलब जो फॉरेन फंडिंग या दीगर जराए से, लेकिन जो हमारा लोकल रेवेन्यू जनरेट करने का जगह है वो हमारा इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 है। इसके पैरेलल और भी फिस्कल लॉ है, इसमें सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज एक्ट है, कस्टम एक्ट है, दीगर चीजें भी हैं, लेकिन उनको हम टच नहीं कर रहे। आज का जो फोकस है वो किधर है? इनकम टैक्स लॉ पे, और इनकम टैक्स लॉ 2001 में। अब मैंने कहा कि ये सारी चीजें किसी भी घर को चलाने के लिए क्या चीजें रिक्वायर होती हैं? उसको पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की टेरिटरी जो चल रही है और जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, आप रोज खबरों में सुनते हैं कि चेयरमैन FBR ने ये कहा, खबरों में लाजमी आ रहा होता है, तीसरे चौथे दिन तो उनकी न्यूज लाजमी आ रही होती है कि जी
एफबीआर के चेयरमैन ने ये कह दिया, एफबीआर के चेयरमैन ने ये कह दिया, उसमें वो फिस्कल लॉ के जितने भी सब उनके डिपार्टमेंट है वो उनका हेड है। उसी में मेन उनका जो पिलर है वो है इनकम टैक्स लॉ, और इनकम टैक्स लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से वो एक ह्यूज किस्म का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आपको ये बातें यहाँ हम कर रहे हैं शकरगढ़ में बैठ के, तो यकीन करें कि आज तक मुझे ये लगता है कि जितना टैक्स लॉ है अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो यकीन करें कि पाकिस्तान को कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जी जी अब्दुल्ला, मैं अगला मेरा, हम जा रहे हैं कि हमने बात की कि किसी भी घर को चलाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, फाइनेंस जरूरी होता है। आप समझते हैं इस बात को? ये मुल्क है और मुल्क किस तरह चलता है, ये फाइनेंस से ही चलता है। अब इसमें फाइनेंस में उन्होंने कहा कि ये सारा मामला, हमारी जो सारी बुक और हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो इस इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 की बेस पे चल रहा है। अब जो आप बात कर रहे हैं, अब हम उस तरफ आ जाते हैं कि हमेशा एक हम देखते हैं कि एफबीआर आ गया, एफबीआर ने ये कहा या एफबीआर ने वो कहा। इसकी हम थीम समझ रहे हैं। सेक्शन में क्या था, डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन से हम निकल के अगले स्टेप पे आते हैं कि जो बात आप कर रहे थे कि हमेशा टैक्स पेयर, आप बैठे हैं, आप में से हर एक के लिए इनकम टैक्स लॉ में एक कानून मौजूद है, आप में से हर एक के लिए। जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी क्रिमिनल में तो उसके लिए होगा जिसके अगेंस्ट एफआईआर हुई, जिस सिविल में तो जिसका कोई मैटर होगा तो उसके लिए होगी। लेकिन चूंकि ये पूरे मुल्क में जो हम ऑल सिटीजन है, ये जो हमारा इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस है, ये हर इंसान के लिए एक, मतलब सिर्फ वो लोग जिसको हम उर्फ आम में ये कहें कि वो एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको इसमें एग्जम्पशन लगती है। या हम कहें कि एक बेवा खतून है, अगर वो बहुत माली तौर पे स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी ये लॉ उसको एग्जम्पशन देता है कि ये बंदा, इसमें जरूरी नहीं कि ये रजिस्टर हो। इसी तरह मजदूर बंदों को एग्जम्पशन देता है कि जो बंदा मतलब परमानेंट, जिसको डिसेबिलिटी कहते हैं, वो हो, उसको एग्जम्पशन देता है। अब हम आते हैं अब्दुल्ला वाली बात पे, जो कि हेड ऑफ इनकम होते हैं। हमेशा एक तरतीब से एक घर चलता है, तो तरतीब से चलाने के लिए उन्होंने कानून जो बनाया, कानून में उन्होंने कुछ हेड रख दिए कि इनकम कैसे जनरेट होगी। अब कानून बनना शुरू हो गया, टैक्स पेयर होगा, एक्टिव टैक्स पेयर होगा, इनएक्टिव होगा, फाइलर होगा, नॉन फाइलर होगा। ये सिर्फ डेफिनेशन क्लास का एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। अब उन्होंने कहा हेड ऑफ इनकम होते हैं। हेड ऑफ इनकम कितने होंगे? 5। अब हम उन पे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने इसकी लॉ बनाने वालों ने इसका थीम, इसकी स्कीम कैसे रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस टैक्स लॉ के अंदर वो लोग शामिल होंगे जो सैलरीड पर्सन होंगे। कौन होंगे? सैलरीड पर्सन होंगे। अब सैलरीड पर्सन में आप समझते हैं कि तमाम अदारे, हमारे जो सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग, उन्होंने वहां लफ्ज जो लिखा है वो सिर्फ सैलरी लिखा है। ये नहीं कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर का बंदा हो, वो जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो। जहां लफ्ज हर इंसान के बारे में, जो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो अपनी इनकम ड्राइव कर रहा है, कहां से? सैलरी से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हैं और मुझे आपकी भी वो टाइम की, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि ये ओवरव्यू आपको एक एंड तक मैं जरूर पहुंचाना चाहूंगा। अब उसका हेड ऑफ इनकम आ गया। कोई भी इंसान कहां से इनकम लेता है? सैलरी से। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सैलरी के बाद दूसरा जो इंसान, कोई भी बंदा होता है, अगर वो सैलरी नहीं लेता तो वो किसी प्रॉपर्टी से अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। अब प्रॉपर्टी का लफ्ज यहां पर हम देखें तो उसके ज़हन को समझें कि वो जो कानून बनाने वाले हैं कि वो कितना एडवांस चल रहे थे। उन्हें कहा जरूर किसी के पास हमारी रेंटल इनकम आ रही होगी। हर वो इनकम जो हम प्रॉपर्टी से गेन करेंगे, उन्होंने क्या कहा कि वो आपकी रेंटल इनकम हो सकती है। अब तीसरा उन्होंने कहा कि आप अगर सैलरी भी ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि एक बंदा एक ही हेड में
फाल करेगा। एक बंदा एक टाइम में अगर प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहा है तो दूसरे टाइम में कानून ने उस पर कोई कदगन नहीं लगाई कि वो बिजनेस नहीं कर सकता या कोई अपना दीगर सोर्स अपना मतलब पैदा नहीं कर सकता, ऐसी कोई कदगन उसमें लॉ में नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने सिर्फ एक थीम बता रहा हूं कि या तो इंसान सैलरी लेता है इनकम से या वो अपनी सैलरी लेगा प्रॉपर्टी से। तीसरा हेड उन्होंने बता दिया कि वो अगर सैलरी नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी वाले में भी नहीं आ रहा है, तीसरा उन्होंने कहा वो बिजनेसमैन होगा, वो अपनी इनकम कहां से जनरेट कर रहा होगा, बिजनेस से। अब उन्होंने कहा अच्छा, इससे अगला जो आ गया, उन्होंने कहा कि अगर वो बिजनेस में भी उसका हेड बंदा खुद ही कह रहा है ना कि जी मैं सैलरीड पर्सन नहीं हूं, अगर दूसरा जी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, उन्होंने कहा जी नहीं। तीसरा उन्होंने कहा बिजनेस से, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको कैपिटल गेन आ रहा होगा। कैपिटल गेन मतलब कोई भी ऐसा गेन जिसको आप प्रॉपर्टी में आपने कहीं पर एक इन्वेस्टमेंट की, वो 10 लाख की थी, नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर 2-4 साल बाद आपने उसको 15 लाख का बेच दिया, तो आपको जो डिफरेंस है आपकी कास्ट का और उसके ऊपर, ये जो आपका है ना, इस पे गेन टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि आप कैपिटल गेन हासिल कर रहे हैं जिससे आपका ये जो किचन है, आपका घर है, ये चल रहा है, ये मतलब उन्होंने एक अज्यूम कर लिया। उन्होंने कहा जी नहीं, चारों में नहीं है। जो हेड ऑफ इनकम है ना, जो मेरी इनकम है वो इन चारों में भी नहीं आती, ना मैं सैलरी लेता हूँ, ना मैं प्रॉपर्टी से लेता हूँ, ना मैं बिजनेस करता हूँ, ना मेरे पास कैपिटल गेन है। उन्होंने कहा अच्छा कोई भी नहीं है, तो एनी अदर सोर्स, हर वो बंदा जो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान का सिटीजन होगा, और अगर वो उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम होगी तो उस पे ये कानून लागू होगा। यानी अब मैंने एक बात आपको पहले की थी कि उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं है, उसमें मैं भी शामिल, आप भी शामिल हैं। हर वो इंसान जिसको मैंने कहा कि उन्होंने एग्जेम्पशन जो दी थी वो मैंने आपको बता दी कि किन लोगों के लिए हम अप्लाई करते हैं, मोस्टली करते नहीं है ऐसा कि जी किसी को नोटिस आ जाए। अब ये अगली थीम, अगली बातें हम मजीद आगे तरफ जाना चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों का टाइम मेरे ख्याल है कि वाइंड अप वो होने वाला है, लेकिन मैं आपका आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लूंगा। मैंने आज आपको ना इनकम टैक्स लॉ पढ़ा देना है ताकि आपको पता लगे यार इनकम टैक्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ये बातें जो हमने की है ना यहां तक, ये बातें कम अज कम यूं समझे कि मैंने एक समरी सुनाने की कोशिश की है। जो इनकम टैक्स लॉ में 100-125 पेजेस, यानी हमारे जो इनिशियल वो हैं, उनका एक मजीद इसमें डेफिनेशन होगी। एक तो मैंने कुछ ओरली कही है और कुछ मैंने उसमें अब जो हेड ऑफ इनकम बताए हैं, ये सारी गेम इसी के गिर्द घूमेगी। अब गेम हो रही है शुरू। उन्होंने क्या कहा, 5 चीजें होती हैं। या तो बंदा क्या करता है, अपनी इनकम कहां से लेता है, सैलरी से, या कहां से लेता है, प्रॉपर्टी से, शाबाश, तो या फिर कहां से लेता है, और फोर्थ वाली क्या थी, और फिफ्थ वाली, ओके ओके, तारिक साहब सानू गाइडलाइन दे रहे और सानू वाकई ही इन्हों फॉलो करके अगे तुरते रहना चाहिए। अच्छा सर, इथों तक सारे दोस्तों को गलबात समझ आ गई। हुण असीं आ जाने प्रोसीजर वाल, यानी कोई भी लॉ है और लॉ बन गया, लॉ नू असीं थोड़ा बहुत समझ लिया। हुण दोस्त जितों तक सॉरी मीडियम पंजाबी च आ गया फिर, लेकिन असीं उन्होंने कंटिन्यू रखने जिहड़ा असीं पहले चल रहे नहीं। अच्छा इजी हो जाए। अच्छा, तो जो अर्ज कर रहा था कि यहाँ थे हेड ऑफ वो जो इनकम थे वो हमने पढ़ लिए कि हेड ऑफ इनकम क्या होंगे। अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि ये कानून तो बन गया। अच्छा, इसके कानून को एक टैक्स पेयर होता है, टैक्स पेयर बेसिकली मुख्तसर सी बात उसमें करें, तारिक साहब की हदायत को फॉलो करके आगे चलते हैं कि हमने किस किस बंदे ने प्रोसीजर में सबसे पहले हमारा जो 114 सेक्शन है, 114 जो सेक्शन है, ये हमें सारा डील करता है रिटर्न ऑफ इनकम से, कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाएगी। ये प्रोसीजर में सबसे पहला, और ये हमारा चैप्टर तकरीबन बनेगा 10 से। जो मैंने चैप्टर आपको बताए थे कितने थे, 13 थे, और 13 से पहले कानून है, कानून, सारा कानून कि ये होगा, ये इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। अब प्रोसीजर की तरफ यहां आ गए चैप्टर 10 में।
उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स जो रिटर्न होगी ना वो 114 में जाके उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न बता दी कि इनकम टैक्स रिटर्न होगी, और ये जो कंप्लायंस है इस कानून की वो किस तरह होगी 114 में वो तरीकाकार लिखा हुआ है और किन किन लोगों ने करने हैं। अब इसको हम कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो हमने कानून पढ़ा, इनकम हेड पढ़े, इनकम हेड भी आपने उसके साथ जहन में रखने हैं। अब जब इनकम हेड पढ़ लिए तो हम देखते हैं अच्छा यार ये जो 5 चीजें हम पढ़ के आए हैं इसकी एप्लीकेशन किन लोगों पे होगी। ज़ाहिर है वो अप्लाई भी तो किसी पे करने हैं ना। एक बंदा तो उसकी एप्लीकेशन आप सीधी समझ लें कि जो बंदा सैलरी से इनकम जनरेट कर रहा था, या वो प्रॉपर्टी से ले रहा था, या बिजनेस से ले रहा था, या कैपिटल गेन आ रहा था, या एनी अदर सोर्स जहां से उसको इनकम इतनी हो जो कि टैक्सेबल इनकम हो, तो उन तमाम पे ये वाली 114 वाली रिटर्न अप्लाई होगी। ये हर साल चेंज होती है। मतलब 1 जुलाई में अब मतलब ऐसा है कि 6 लाख तक उन्होंने एग्जेम्प्ट रखी हुई है जो ये सालाना, कि 6 लाख से अगर आपकी इनकम नीचे है तो आपको उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने एंटीएंट अगर लिया हुआ है तो आपने अपनी रिटर्न का गोशवारा फिर भी जमा करवाना ही करवाना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो वो आपको 114(4) में कॉल कर लेंगे कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करें। अब इसकी जी डिफरेंट हर एक का एक स्लैब रेट वो मेंशन कर देते हैं। उसको हम हर दफा हर साल जब हमारा बजट आता है तो बजट के बाद जो चीजें वो देख रहा होता है ना, वजीर खजाना लगा होता है कुछ पढ़ने ऐसे ऐसे करके, तो बाकी लोग शोर कर रहे होते हैं, वो सारा यही चीजें वो पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि हमने इस पे इतने की टैक्स छूट दे दी, पहले नहीं थी अब इतने की छूट दे दी। ये सारी चीजें वहां से, और ये हर साल चेंज होता है। आप कहें कि आपको अभी फिक्स कोई चीज बताएं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये सारी चीजें फिर हर साल एक नई किताब और नया दिमाग, पिछले साल क्या थी और पिछले साल क्या थी, ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप काम में आ जाते हैं, आप प्रोफेशनली ये काम कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बस यूं ही समझे यहां से पकड़ा या यहां से पकड़ा, बात एक ही है। अब तो जो ये अब सिस्टम जिस पे हम वर्किंग करते हैं वो है आईआरएस। बेसिकली आईआरएस जो है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक वेबसाइट है जिसपे हम सारी वर्किंग करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि जिसने इनकम टैक्स गोशवारा देना है वो भाग के जाए नारवाल जाके उनके रेवेन्यू ऑफिस में जमा करवा के, ऐसा नहीं है। जिसने करनी है, अब जिस पर एप्लीकेशन होगी, यानी कोई इंडिविजुअल है जो बिजनेसमैन है उसने करनी है, कंपनी है उन्होंने करनी है, हर वो बंदा जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, जो भी काम जो सोसाइटी होती है, हर एक ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और हर वो इंडिविजुअल जिसने पहले अपनी लास्ट ईयर 2 साल से अपनी रिटर्न की है, उन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवानी ही है। अब इसमें आगे जाते हैं कि क्या क्या हो जाए। मतलब मैंने आपको ये बात बता दी, एक तरफ हमने बता दिया कि किन लोगों ने वो रिटर्न करनी है और दूसरे के किन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। कानून ने वहां लफ्ज इस्तेमाल किया है कि नॉट रिक्वायर्ड। उसमें मैंने आपको अर्ज कर दिया था कि कोई बेवा खातून हो उसको बाय लॉ ये इसमें एग्जेम्पशन है कि वो अपनी रिटर्न ना करे। एक जी बिल्कुल, चूंकि उनको एग्जेम्पशन इसमें दी है। अब इसको मैंने एक बात की थी पहले कि मोस्टली हम इसको फॉलो नहीं करते और अप्लाई भी नहीं करते। हर इंसान जिसको वो, चूंकि ये सिस्टम ऐसा है, कुछ चीजें हैं किताबी, किताब में लिखा है एग्जेम्पशन है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 114(4) का नोटिस आ जाए तो आप अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करते ना तो वो टैक्स पेयर को वैसे ही डराते रहते हैं। टैक्स पेयर डरता रहता है कि जी आपके खिलाफ असेसमेंट हो जाएगी, आपके खिलाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मजीद तारिक साहब जब मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि हमने जल्दी करना है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट, अब आपने ये समझना है कि एक लफ्ज हमने सुन लिया, इनकम टैक्स रिटर्न होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट में। हाँ, एक बंदा फाइलर है, उसकी इनकम 6 लाख से कम आती है एक साल, ठीक है, उसका टैक्स फाइल करेगा वो जीरो होगा। जी जीरो। उसमें यूं समझे कि उसने अपनी फिगर दे दी 5 लाख समथिंग की, 6 लाख को टैक्स नहीं कर रहा। सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा है।
बंदा हमारे आगे बंदे हैं, हाँ हमारी 6 लाख कोई इनकम नहीं है, हाँ तो हम भी रिटर्न फाइल करके वो वाले फाइल हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो एक फाइलर हासिल करता है, टैक्स 0 जी आपका टैक्स अगर नील भी जा रहा हो लेकिन आपने एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आपका नाम भी आएगा, और वो बेनिफिट जो एक फाइलर लेता है, यानी आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, बैंक की विद होल्डिंग है, दीगर सारी चीजें जो भी एक फाइलर को बेनिफिट मिलता है, एफबीआर जो देता है वो आप भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो दूसरा रेस वाले नहीं पकड़ेगी ना, जब हमारी 10-12 लाख भी इनकम हो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बैंक में नजर नहीं आती, 20 लाख भी होते हैं हम कर सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह लेती तो फिर भी हमारी 0 टैक्स। जी बिल्कुल। बहुत बहुत लैंडलॉर्ड बंदे जीरो देते हैं एहतशाम भाई। नहीं साड़ी तो है। अच्छा, अब एक थी इनकम टैक्स रिटर्न कि जिसमें हमने ऑनलाइन ये सारी फीडिंग की। अब मेरे आप सारे भाई काम करें, जरूर करें, लेकिन काम हमेशा किसी का नुकसान ना करें। मैंने यहाँ हमारे वो जो स्टेनो है ना दोस्त, वो एनटीएन वगैरह बनाते हैं। अब मैं अब हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, मतलब कामिल इल्म एक समंदर है, इसमें जितने गोताजान होंगे ना चीजें आपको समझ आती जाएंगी। थोड़े पैसों के लिए किसी का माली नुकसान ना करें। होता क्या है कि एक बात वैसे इररेलेवेंट आ गई कि एक टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी खरीद ली 25-30 लाख रुपए की, और 25-30 लाख रुपए पे वो चाहता है कि अच्छा यार मेरा ना कोई 260 या 270 जो टैक्स बन रहा है ना, मैं फाइलर हो जावा ना तो ये टैक्स अदा हो जाएगा। वो बेचारा खुद भी ना करे तो जो बाकी लोग बैठे हैं ना, वो धक्के से, पटवारी या दीगर लोग जो बैठे हैं, वो सिस्टम को ऐसा उन्होंने करप्ट किया हुआ है कि उस बंदे को बार दफा ऐसे, मतलब अनपढ़ लोग होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि मैं फाइलर हूं नहीं, या मैं एक्टिव हूं या नहीं, तो वक्ती तौर पे उनको फाइलर करते हैं। अब एक ना रस्सा उनके गल में पड़ता है, उस टाइम नहीं पड़ता, 2-4-5 साल बाद टैक्स डिपार्टमेंट आपका एक CNIC जो है ना, उस पे जो एक्टिविटी हो रही है फाइनेंशियल रिलेटेड, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं ये भी एफबीआर को पता है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं ये भी एफबीआर को पता है, आपने कौन सी प्रॉपर्टी खरीद ली और कौन सी बेच ली ये भी एफबीआर को पता है। अभी आगे चलते हैं तो फिर उसका, लेकिन किसी का काम करे, मतलब मैं ऑल टाइम आपके लिए, आप सारे मेरे भाई हैं, एक काम कि काम करना शुरू करें तो काम को अच्छे से अच्छा कर लें, किसी के लिए भी काम करें उसको अच्छा से करें। ज़रा हम सर्विसेज देंगे, हमने यहीं से हमारा ओढ़ना बिछोना यही बार है, यही सब कुछ होगा, हम सब एक दूसरे के साथ ही हैं। हाँ तरीकाकार है, आप लोगों को कोई चीज ना हो, नंबर सबके पास हो, मशवरा जरूर करें ये कैसे हो जाए, कैसे कर ले, लेकिन किसी को अगर ना पता हो तो उसका नुकसान ना करें। हुआ क्या ना, चले एक ही बात बता के, एक बंदे का नील की गोशवारा जमा होगी, जैसे एहतशाम भाई ने कहा है, बंदे का यहाँ उन्होंने फाइलर कर दिया, नील का गोशवारा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो 3 साल गुजरे तो वो बंदा ऑडिट में आ गया कि यार ठीक है तेरा तो गोशवारा, वो एक वॉलंटरीली एफिडेविट होता है कि आपने एफिडेविट एक जमा करवाया हुआ एफबीआर में कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी थी ये आपको हम 111 का नोटिस करते हैं, आपने तो अपनी ये मतलब फिगर सारी छुपाई है। अब वो क्या करते हैं कि उस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफबीआर डिपार्टमेंट चूंकि उनकी दुकानदारी ऐसी है ना, उन्होंने जो चीज आपने 25-30 लाख में जो 2-2.5 लाख रुपए टैक्स दे के आपकी जान छूटती थी, वो आपसे 6-7-8 लाख रुपया लेके प्लेंटी डाल के उन्होंने यहाँ तक पहुंचा देना, वो फिर भी आपसे राजी नहीं होते। आपने क्या लिया था, आपने 5 से 10 हजार रुपया लेके उस बच्चे ने, उस लड़के ने किसी एक बंदे का जो एनटीएन बना दिया उसकी इजाजत के बगैर, या उस बंदे को पता ही नहीं कि ये टैक्स लॉ क्या जाला है कि मैं किस में फंस जाऊंगा, या मुझे अगर ये करना है तो इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, फिर वो बंदे परेशान होते हैं। ये उसका ओवरव्यू है कि ऐसी आप वो मतलब आपको फेस करना पड़ती है प्रोसीडिंग वगैरह बाद में। अब इनकम टैक्स रिटर्न के 2 पार्ट हैं, एक इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारा है जिसको हमने 114 में डिस्कस किया है। अब इसके पैरेलल जो कंपल्सरी और मैंडेटरी परफॉर्मा है वो 116 का है, जिसको हम क्या कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। अब वेल्थ स्टेटमेंट में इनकम के हेड जो हमने पढ़े
तो वो हमने कहाँ फीड किए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होनी है, वो हमारी रिटर्न में होनी है, 114 में होनी है। अब जो हमारा 116 है, ये क्या चीज है, ये इसका मैंडेटरी पार्ट है, यानी एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है। आप कहें कि मैं रिटर्न कर देता हूं, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, तो आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, वो अनकंप्लीट ही रहेगी। पहले तो वो सबमिट नहीं होती। अगर आप, जो बंदे काम करते हैं उन्हें ट्रिक आता होता है कि अगर आपने किसी ट्रिक से रिटर्न फाइल कर दी, मतलब वो फीड कर दी, और आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो नील की थी और सबमिट, उनका जो परफॉर्मा है वो बेसिकली बना ही ऐसे है कि आपकी इनकम कहाँ से आई, सैलरी से आई थी, आपकी इनकम प्रॉपर्टी से आई थी, आपकी इनकम बिजनेस से आई थी, आपकी इनकम कैपिटल गेन से आई थी, या आपकी इनकम उन चारों हेड को छोड़ के पांचवें हेड में एनी अदर सोर्स, जो कि कानून की जबान में वहां वो नहीं लिख सके, लेकिन वो पाया जा रहा है क्योंकि आपने उस पर इनकम जनरेट कर ली है, आपके पास अर्निंग आ गई है, कहीं से तो आपने कमाए होंगे, तो वो वहां लिखेंगे एनी अदर सोर्स में जाके, ठीक हो गया। वहां आपने इनकम लिख दी, इनकम पे जो टैक्स बनेगा सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। जैसे इत्तिशाम भाई ने बात की थी, अगर बिलफर्ज मैं एग्जांपल दूं कि मेरी सैलरी 6,20,000 थी, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई मैं फाइनल उसकी फिगर नहीं बता रहा कि इतने पे नहीं, वो जब आपको देगी, अब 6 लाख तक तो वो एग्जाम्प्ट था, अब जो 20,000 है ना, 20,000 रुपए पे जितना चलान बनेगा सिस्टम हमें कैलकुलेट करके बताएगा आपका टैक्स, एडमिटेड टैक्स उसको हम कहते हैं, कि वो इतना बनता है। और वो जब तक आप पे नहीं करेंगे, पहले चलान बनेगा, चलान करके हम उसको ऑनलाइन नहीं आजकल पे कर रहे हैं, और पे करके फिर आप उसको क्लेम करेंगे और फिर वो आपकी रिटर्न सबमिट होने की तरफ। अब यहां तक हेड ऑफ इनकम का परफॉर्मा था 114 में, अब 116 में आ जाएंगे। 116 का ओवरव्यू मैं आपको देता हूं, इसको हम कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट, और ये कहाँ होती है, आईआरएस में होती है। आईआरएस कैसे खुलता है, इसके लिए हम एनटीएन लेते हैं। एनटीएन लेने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एनटीएन लेने के लिए आपके पास सीएनएसी वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए, आपका वैलिड सेल नंबर होना चाहिए और वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए। आप किसी भी एनटीएन बैठे हो तो आईआरएस की लॉगिन आप परफॉर्मा ओपन करेंगे, उसकी वहां जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करेंगे, वो कोड एक्सचेंज करेंगे, सिस्टम आपको कोड सेंड करेगा, आप दोबारा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो वो आपका एक आईआरएस लॉगिन बन जाएगा। वहां डेस्कटॉप होगा, कुछ रजिस्ट्रेशन है तो आप में लेफ्ट साइड में ओवरव्यू दे रहा हूं, कभी देख भी लीजिएगा कि ऐसा ही था, और उससे आगे आपकी डिक्लेरेशन आ जाएंगी। डिक्लेरेशन का पार्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आएगी 114 और 116, ये क्लब हो गए, ये तकरीबन 2019 में क्लब हुए हैं, इससे पहले ये सेपरेट हम फाइल करते थे, एक परफॉर्मा 114 का सबमिट करते थे, उसको सेव कर लेते थे, फिर 116 में आते थे, उसको सेव करते थे, पहले रिटर्न सबमिट करते थे, फिर अपनी वेल्थ भी साथ सबमिट करते थे, और ये मामला वाइंड अप होता। अब 2019 से गालबन इन्होंने ना ये दोनों परफॉर्मे क्लब कर दिए हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने इनकम कमा ली 6,20,000 जो हमने बात की थी, आपने वो एंट्री उठानी है। फर्स्ट परफॉर्मे में कहते हैं कि आपके पर्सनल एक्सपेंस कितने हैं, आपके किचन कितने का चला, आपके बच्चों की फीसें कितने थे, मेडिकल पे आपके क्या एक्सपेंस हुए, ये फर्स्ट परफॉर्मे की नरेशन है, वो आपको एडजस्टमेंट दे रहा होता है। अब वहां मतलब ये सैलरी रिलेटेड जो बंदा, क्योंकि उसमें जो टैक्स लगना होता है वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में ऑलरेडी कट रहा होता है। बेसिकली ये बिजनेसमैन के ज्यादा मतलब करीब है या उसके लिए है। अब बिजनेसमैन की बात करते हैं कि सैलरीड बंदे का भी ऐसा ही परफॉर्मेंस सबमिट होगा, लेकिन उसको इतना बेनिफिट नहीं होता, वो एज इट इज रहता, ना कुछ लेना ना कुछ देना। बात समझ गए? जो सैलरीड पर्सन है मोस्टली जो हमारे सरकारी इदारे हैं, इनकी ऑलरेडी विद होल्डिंग हुई होती है, वहां से हमने क्लेम करनी होती है सिस्टम में। अब 116 में चले जाते हैं मजीद, इसको शार्ट मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ कि एक बिजनेसमैन ने पर्सनल एक्सपेंस क्या किए, उसके बच्चों की स्कूल की फीस क्या थी, उसने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का दिया, उसके मेडिकल पे क्या एक्सपेंस आए, किचन कितने का चला, बस ये लिखे फर्स्ट परफॉर्मा छोड़ के अगला। अब उसमें है एसेट एंड लायबिलिटी, ये जो पार्ट है ये बहुत अहम है। एसेट एंड लायबिलिटी मींस कि मेरे पास चीजें हैं कितनी, आज की डेट में मेरे पास क्या चीजें हैं, क्या चीजें मेरी ऑनरशिप में है, वो सारी चीजें वहां हम डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद हमने जो इनकम डिक्लेयर की थी 6,20,000, वो रिकंसाइल, उसको हम रिकंसिलेशन कहते हैं, कि उस परफॉर्मे में आ जाएंगे। एक तरफ आपने उसका एक्सपेंस लिखा है,
वहां से हमने रिटर्न से 114 से इनकम उठाई, वो डाली। अब आपके पास एक नीचे अमाउंट आ गई, अनरिकंसाइल अमाउंट, कि 4 लाख एक्सपेंस हुए, 6,20,000 इनकम थी, 2,20,000 कहाँ गए? या तो वो हमारे बैंक अकाउंट में हो गए, अगर वहां नहीं होंगे तो वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पड़े होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब ये सारी चीजें उस परफॉर्मे में होती हैं, और इसको सबमिट करने के बाद क्या होता है, मुख्तसर, मैं माजर खां हूं लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको आज पढ़ा जाऊं और फिर आपको पता लगे कि इनकम टैक्स में है क्या, सारी मुख्तसर करते हैं। सिस्टम क्या करता है कि जब हमने 116 का परफॉर्मा भी कंप्लीट कर लिया तो सिस्टम की हम रिटर्न को वॉलंटरीली जब सबमिट करते हैं तो उसमें एक एफिडेविट लिखा होता है कि जो चीजें मैंने, उसमें एक पिन लगती है बकायदा, ऑनलाइन आप सिग्नेचर कर रहे होते हैं, जब आप पिन लगाते हैं तो इट्स मीन आपकी कंसेंट है, तो तभी वो परफॉर्मेंस सबमिट होता है। ऐसे नहीं होता, आपको उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ये आपने अपनी रजामंदी से जो कुछ कर रहे हैं आपने अपने होशोबास में लिखा हुआ है, और जो फिल किया है ये एक्यूरेट है, इस पर मेरी एफिडेविट है, वो सबमिट हो गया। अब क्या करते हैं कि 120 जो है हमारा सेक्शन, वो ऑटोमेटिकली बेसिकली वो लिंक करता है, अब जो हमने 114 और 116 में किया था उसको एक्सेप्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, आरएस करता है। लेकिन वो पावर्स किसकी हैं? कमिश्नर की। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो मर्जी बंदा आए, ये दरवाजा खुला है, जिसका दिल चाहे अंदर आ जाए, जिसका दिल, ये ऐसा हुआ है। हालांकि वो अप्रूवल की जरूरत है और देनी किसने थी? कमिश्नर ने, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा सेट किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली सबकी असेसमेंट होती रहती है, होती रहती है। अच्छा, अजान सुन लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि हमने जो बातें की थी कि एक तरफ हमने इनकम टैक्स पढ़ा, सेक्शन पढ़े, चैप्टर उसके शेड्यूल देखे, हेड ऑफ इनकम टैक्स पढ़े। हेड ऑफ इनकम टैक्स की हमने प्रोसीजर कहाँ था? चैप्टर 10 में था, और उसके सेक्शन हमने देखना शुरू किए कि जो लॉ है उसको हमने अप्लाई कैसे करना है। 114 आ गया, और 114 आपके क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारा है। इसके साथ आपका 116 में क्या था? वेल्थ स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं। 116 में आपको एसेट एंड लायबिलिटी, जिसको अगर हम आसान लफ्जों में दूसरी तरह भी, वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है। अब इसमें होता क्या है कि एक मैंने एग्जांपल दी कि एक दरवाजा है, इसकी बंद होने या खुलने की अप्रूवल कानून कहता है कमिश्नर के पास है, लेकिन जैसे ही हम अपनी वो गोशवारे सबमिट कर रहे होते हैं तो उसमें कमिश्नर नहीं, वो सिस्टमेटिकली अप्रूवल आ रही होती है कि इसको कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया है। होता क्या है? अगली गेम शुरू हो जाती है। 120 में उन्होंने असेसमेंट कर दी, अगली फिर वो गेम शुरू कर देते हैं। ऐसे हर वो बंदा जो कि एनटीएन होल्डर नहीं और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि टैक्सेबल इनकम के तहत आती है, तो फिर इनकम टैक्स लॉ में एक कानून है, एक सेक्शन है 1221, नहीं 221 नहीं, सॉरी, उसको 120 और 121 मतलब वो मुझसे निकला। हम पहले बात कर रहे थे 116 और 120 में उन्होंने असेसमेंट कर ली। अब 120 की असेसमेंट आतो हो गई, लेकिन इसके पैरेलल हर वो बंदा जिसका सीएनआईसी बना है और वो टैक्स एबल एक्टिविटी कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट ना भी कर रहा हो, उसने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसको वो लाइबल था कि वो रजिस्टर्ड होता एफबीआर के पोर्टल पे, वो अपना एनटीएन लेता, लेकिन अगर नहीं तो फिर 121 आ जाएगा। 121 का नोटिस कर देंगे। कमिश्नर आपको कहता है कि आप लाइबल टू रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपने अब तक अपना एनटीएन नहीं लिया, आप रजिस्टर्ड हो जाए कहां पर? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ आप अपना एनटीएन लें और अपनी डिक्लेरेशन फाइल करें। किसमें? 121 में। अब उसको 121 को हम कहते हैं बेस्ट असेसमेंट, बेस्ट
असेसमेंट जजमेंट, मतलब उसको ऐसे कहना है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यूं कह ले कि एक ऐसी एक्टिविटी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ठीक है, लफ्ज जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब जो वो करते हैं एक्टिविटी क्या करते हैं, अगर किसी बंदे ने उसका रिप्लाई ना दिया और उन्होंने उसकी डायरेक्शन को फॉलो ना किया तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो 121 के तहत आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर देगा 137 में जाके। ऑर्डर जो पास होंगे कहाँ होंगे, 137 में, और फिर उसकी रिकवरी जो होगी वो 138 में होगी। लेकिन इसके साथ 122 एक अहम हमारा मतलब जो सेक्शन है, हर वो प्रोसीडिंग जो भी एफबीआर आपके खिलाफ जो रजिस्टर्ड बंदा है उसके खिलाफ जैसे ही कोई वो जाएगा कार्रवाई करना चाहेगा कि आपने जो पहले हमने बात की थी कि एक नील का गोशवारा फाइल हो गया, बंदे ने 25-30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो 122 में वो असेसमेंट जो हमने 120 में ऑटो मैंने कहा कि वो हो जाती है, ऑटो असेसमेंट होती है, अब उसको उस असेसमेंट को अमेंडमेंट ऑफ मतलब अमेंडेड असेसमेंट आप उसको यूं कहें कि वो जो पहली असेसमेंट है उसको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, जो पहली असेसमेंट है किसमें थी, 120 में थी, अब उसका अगला जो सेक्शन आ गया वो 121, वो उन लोगों के लिए आ गया जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं ली। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ली थी, नील का गोशवारा दे दिया था, तो उसके खिलाफ वो असेसमेंट जो है वो दोबारा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाएगी 122 में जाके। अब इस 122 के मजीद सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो मजीद मतलब 109 122 9 अहम है, 122 5 अहम है, इसके सब सेक्शन वो आप जरूर देखें कि उसमें मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं। वो आपसे मांग लेते हैं कि आपने ये हमेशा कानून की जुबान ऐसी जुबान है कि वो आपको बगैर सुने कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। इसके साथ उन्होंने आपको अगर 121 किया है तो तब भी आपको 111 एक खास है कि अनएक्सप्लेन इनकम का हमारा सेक्शन है, वो पीछे रह गया, 114 से पीछे रह गया था, वो अहम है। यानी वो अनएक्सप्लेन इनकम हमेशा 111 को 121 के साथ भी देंगे, 122 के जितने भी नोटिस आएंगे उनके साथ आपको 111 कंपल्सरी देंगे। अब वो सेक्शन क्या कहता है कि उसका इक्विटी बेस वो सेक्शन है कि किसी भी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, ना ही उसके खिलाफ कोई ऑर्डर किया जा सकता है अनटिल अनलेस उससे उसका केस सुना जाए, उसे हेयरिंग का मौका दिया जाए, वो अपनी जस्टिफिकेशन दे। ये हो गई सारा इसका मतलब हेड ऑफ वो हमने इनकम पढ़े, अब असेसमेंट रिटर्न हो गई, वेल्थ हो गई, उसके बाद जो गलतियां होती हैं तो वो कैसे वो एफबीआर चेक कर रहा है, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। एफबीआर के पास उनकी जुरिस्डिक्शन है कि हर बंदा मतलब हम सियालकोट, ये जो हमारा आरटीओ लगता है शकरगढ़ को आरटीओ सियालकोट लगता है, कमिश्नर जो यहाँ हमारे सियालकोट आरटीओ के कमिश्नर हैं और यहाँ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर नारोवाल में बैठते हैं, ये मोस्टली शकरगढ़ को इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर मतलब डील कर रहे थे। अब हमने एक था थ्योरी प्रैक्टिकल, जो भी मेरे ज़हन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उसकी हायरार्की क्या होगी। हमने हेड पढ़े, इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट उसका पार्ट था, अगर वो आपने ठीक किया है तो वो आपकी असेसमेंट 120 के तहत हो गई। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, एनटीएन नहीं है, लेकिन आपने बड़ी एक ह्यूज किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई लग्जरी गाड़ी ले ली, तो वो आपको 121 का नोटिस कर देंगे कि आप लाइबल टू रजिस्टर्ड है, जस्टिफिकेशन दें, अगर नहीं देते तो आपके पास बेस्ट असेसमेंट जजमेंट आपके खिलाफ कर देंगे। अब जो असेसमेंट हुई थी 122 में उसको मजीद अमेंड करते हैं, उस असेसमेंट को वो देखते हैं कि एरोनियस, कमिश्नर ने देख लिया कि ये जो वर्किंग हुई थी जो हमने 120 में इसको अलाउ कर दी थी, ठीक है, तो वो आपको 122 में नोटिस कर देते हैं। उसके मुख्तलिफ सेक्शन है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो आपको जी जी प्लेंटी दी रहमान भाई जी वो स्टेज आएगी वो इक्विटी जी गल असी की है ना, वो जिसले अमेंडमेंट असेसमेंट ऑफ अमेंडमेंट कर लेगा, दोबारा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर लेगा, जी पहला उन्हें असेसमेंट की सी उदी कंप्लायंस के बाद अगर असी 137
ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ 137 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 138 ਹੋ ਗਿਆ, अगर ਅਸੀਂ ड्यू डेट के अंदर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ जो टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्किंग बनाई और अगर हमने वो टैक्स जमा ना कराया तो जितना लेट होगा उस पर वो हमें पेनल्टी लगा लेगा, और वो उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो वैसे तो बाज हम देते नहीं है, कभी नहीं दी, आज तक नहीं दी, डिस्क्रेशनरी पावर है। तो हम कहते हैं जो चीज मेरिट पे है उसको हम डिस्कस करते हैं, मेरिट और डीमेरिट वो वेव ऑफ हो जाती है। अब इससे अगला स्टेप क्या है कि कोई भी असेसमेंट हो जाती है। अब अनएक्सप्लेन इनकम का मैंने आपको बताया था कि वो एक नोटिस आपको देंगे, 122 का दे दिया, उसके सब सेक्शन के तहत देते हैं, वो 122(5) में दे सकते हैं, आपको 122(9) के साथ 111 का नोटिस देंगे कि ये कमियां हमें नजर आ रही हैं, आप इसको ठीक करना चाहें तो कर लें। लेकिन पहले ये होता था कि बाज नोटिस ऐसे होते हैं ऑनलाइन कि उनको जैसे ही वो नोटिस कर देते थे हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। अब रिसेंटली जो मतलब हमें पोर्टल में हमने जो चेंज देखी है कि एक तरफ नोटिस भी आया होता है तो हमें पता लग जाता है कि एक बंदे की नील का गोशवारा किसी ने फाइल कर दिया था, अब वो बंदा तो फंस गया, अगर हमसे रब्ता करता तो हम उसको क्या करते हैं ठीक करके दे देते रिवाइज, और वो एक्सेप्ट भी हो जाता है। अब फिर वो क्या करता है मजीद अगर वो देखते हैं कि यार ठीक तो हो गया, लेकिन वो कहता है अच्छा तुमने जो पहले खराब किया था 111 में हमें ये अब जवाब दो, रिटर्न रिप्लाई वगैरह देना पड़ता है, वो हो जाते हैं। इससे आगे कि असेसमेंट कोई भी अग्रीव पार्टी हो जाती है, ज़ाहिर है एक प्रोसीजर चल रहा था, हमने रिटर्न कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, अब उसमें जो नोटिस आ रहे हैं उस पर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, हमारे खिलाफ डिमांड इनकम टैक्स की कोई डिमांड बना दी, तो हमें एक फोरम दिया गया। सबसे पहला हमारा जो अपील का फोरम है वो हमने 127(6) में जाके कमिश्नर के पास अपील करनी है, किसी का भी ऑर्डर हो सकता है, इनलैंड और रेवेन्यू का ऑफिसर का, जी लिमिटेशन एक्ट सारा अप्लाई होना है, देते जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो सारा इस पे अप्लाई होना है। और इनकम टैक्स लॉ में यानी आपको जब उसकी वो आप समझते हैं कि ऑर्डर टाइम लिमिटेशन को हम कैसे कंडोन करवाते हैं, वो चीजें भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इंशाल्लाह मजीद 2-4 मिनट में मैं चाहता हूँ कि मैं बस करूँ और फिर आप कोई बात करना चाहते हैं। जी दोनों तरह हो सकती है रहमान भाई, इसका जो पोर्टल आपका अब इन्होंने दे दिया है कि आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली करते क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा चोरी टैक्स की वो करता है। बीइंग एडवोकेट मैं कहता हूं मैं चोरी नहीं करता, मैं अपने टैक्स पेयर का केस प्लीड करता हूं, मैं उसके बिहाफ पे पेश होता हूं। लेकिन एक बंदा सरकार से ही सारी सैलरी लेके और खुद ही बैठ के चोरी करना है, कहता है वो चोर को कोतवाल की वो जो दे दी जाए ना सारा मामला, तो वो जो करप्शन कर रहा है ना वो खीर कर रहा है और वो ज्यादा टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान दे रहा है। अगर इस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए, इन पे सख्त किस्म की पाबंदी लगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यूं समझे कि 100 में से आपके 70 रुपए ये लोग खा रहे हैं, 30 रुपए सरकार को जा रहे हैं। ये मेरा ओवरव्यू है जाती कि जी ऐसे अब अपील का मैंने अर्ज कर दिया कि जब भी कोई असेसमेंट होगी तो आपको वो 30 डेज के अंदर कमिश्नर अपील को, और उसकी वो कैसे प्लीडिंग होती है, जैसे आप ग्राउंड ऑफ अपील बनाते हैं, कोई आप प्लेंट लिखते हैं तो सबसे पहले कोर्ट लिखते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर अपील सो एंड सो, और उसकी पार्टीज लिख देते हैं, टैक्सपेयर लिख देते हैं, और फिर उसके ग्राउंड ऑफ अपील लिखते हैं कि हमारा ग्रीवियंस ये है, जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है इसने हमारे फला डॉक्यूमेंट जो है उनको ओवरलुक कर दिया, देखा ही नहीं, हमने जो एविडेंस दी थी उसको नहीं देखा और ये हमारे खिलाफ मतलब चला गया, तो उसको 30 डेज के अंदर कमिश्नर अपील के पास हम चैलेंज करते हैं। अब कमिश्नर अपील के पास क्या क्या अथॉरिटी है, वो क्या करते हैं अमेंड करते हैं, अल्टर कर लेते हैं, अमेंड कर देते हैं, या उसको यूं समझे अनल भी करते हैं, और उसमें ये मुख्तलिफ टर्म्स यूज हुए हैं। सबसे पहले मेरे कहने का मकसद ये है कि कमिश्नर अपील ने जो भी डिसीजन करना है वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर हमारी लायबिलिटी 1 लाख रुपया बना दी है तो कमिश्नर अपील के पास पावर है कि वो उसको कंफर्म कर देगा या मॉडिफाई कर देगा। कंफर्म करना समझ गए हैं कि वो कहता है ठीक है 1 लाख ही देना है, कंफर्म हो गया, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कहते हैं चलो 1 लाख नहीं, मेरे हिसाब से आपका ना 50,000 रुपया बनता है, मॉडिफाई हो गया।
या अनल भी कर सकता है कि जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने आपके साथ किया है ये मैं सारा ही खत्म करता हूं। और सम टाइम मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल या नीचे ये भी कमिश्नर अपील भी ये रिमांड भी कर देते हैं और हम जाती तौर पे रिक्वेस्ट करके रिमांड करवा लेते हैं। अब तरीकाकार वही है जो सारा सिस्टम चल रहा है, प्रोसीजर है उसको फॉलो करते रहते हैं और चीजें हमेशा सॉर्ट आउट करने की अपने टैक्स पे जिसका जो आपका क्लाइंट होता है ना आपने उसकी फेवर करनी है और वो जैसे भी करनी है कानून के अंदर रहते हुए वो आपको करनी चाहिए। और यही इसके बाद हमारा अगर कोई बंदा मतलब कमिश्नर अपील के फैसले से भी मुतमईन नहीं तो नेक्स्ट हमारा 131 है कि इससे ऊपर जैसे हमने एडिशनल कमिश्नर बताया था ऐसे अपीलेट ट्रिब्यूनल है, हमने 30 डेज के अंदर अंदर वहां अप्लाई करना है। और अगर उनसे भी हमें वो जो उनका फैसला है वो हमें पसंद ना आए तो फिर आपने रेफरेंस करना है हाई कोर्ट में फाइल और वो होगा 133(11) के तहत। ठीक हो गया। ये था हमारा ओवरलुक के 137 मैंने आपको बताया कि डिमांडेड इनकम टैक्स वो बनाते हैं और रिकवरी हमारा 138 है। और बस ये ओवरव्यू अगर हम दोबारा से रिपीट करें कि इनकम के हेड होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, वेल्थ स्टेटमेंट होती है, असेसमेंट होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है जो 120 के बाद 122 में होती है और ये हमेशा नोटिस के साथ होएगा। जैसा भी मतलब कोई भी काम है वो नोटिस के साथ होगा और बगैर नोटिस के यानी आपको कम से कम 3 नोटिस आएंगे किसी भी केस को फाइनलाइज होने में। 3 दफा आपको टाइम टू टाइम 10 से 15 दिन का वो टाइम देते हैं आपको, वो फिर फाइनलाइज करते हैं। और जहां भी सर्विस होगी, अब सर्विस ऑफ नोटिस एक अलग मैटर है कि हम उसको कंडोनेशन में जब हम कहते हैं ना कि हमें तो ये ऑर्डर ही नहीं मिला, आपने किसको भेज दिया, इररेलेवेंट बंदे को रिसीव कराए हो, हमें नहीं मिला। और ऑनलाइन लेकिन हम ये कह देते हैं उसमें भी कि ये बंदा तो अनपढ़ है और हमें ऑनलाइन रिसीव ही नहीं हुआ। वो कह देते हैं एक एफिडेविट, वैसे हालांकि एफिडेविट बड़ी चीज है, हम दे देते हैं जी हमारे वकील ने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा और हार्ड कॉपी हमें रिसीव नहीं हुई, ऐसे करके। या कोई ऐसी वजह हो कंडोनेशन कि जी हमने 30 डेज में क्यों फोरम पे अप्लाई नहीं किया, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि इंसान के कंट्रोल से बाहर हो। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, टैक्स पेयर ही दूसरे मुल्क था, यहाँ असेसमेंट हो गई, तो जाहिर है जब वो पाकिस्तान आएगा, टेरिटरी के अंदर आएगा, जो कानून है जिस टेरिटरी का उसके अंदर आएगा कानून, तो फिर ही अप्लाई होना है। इसमें आपने पहले भी किया था कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हाँ जो रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट क्या क्राइटेरिया क्या है जी। 180 डेज अगर कोई भी इंसान, कोई भी टैक्स पेयर अगर मुल्क के अंदर 180 डेज तक है तो उसको हम कहते हैं रेजिडेंट पर्सन। और अगर वो 180 डेज से कम पाकिस्तान में रहा और बाकी वो ट्रेवल कर गया दूसरे मुल्क में तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये था जी। जरूर सर, मैं तो वैसे हूँ एंड कर लिया इनकम टैक्स लॉ, मजीद हूँ नहीं है कि क्यूरीज ने दोस्ता दिया वो डिस्कस कर सकते। किसी भी शहरी दी डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन उस सूरत है कि उदी इनकम बिलो टैक्सेबल होए तो फिर उदी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो ले ले, मुमानत कोई नहीं। और अगर उदी इनकम अगर है ही इनकम उसकी ज्यादा और टैक्सेबल इनकम है तो फिर उस पर कंपलसरी है कि उसने रजिस्टर्ड होना है इनकम टैक्स लॉ के तहत। जी फायदा तो बेशुमार है, फायदा जी। उसने पहले सारे रिटर्न फाइल किए, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल उसकी हार्ड सैलरी, ठीक है, रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है। दूसरे साल उसकी कंपनी ने शायद उसकी सैलरी ब्रेक कर दी, टैक्सेबल में कुछ कर दी और बाकी कैश में कर दी। अब उसकी सैलरी तो टैक्सेबल में और ये काम हो रही है, उसने रिटर्न फाइल करनी थी, वो टैक्सेबल के हिसाब से कर दी। नहीं, कैश जो लफ्ज आपने कैश कहा ये भी तो सैलरी है उसकी। जो कंपनी है ना अक्सर ये करती क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जीएम है, उसकी सैलरी है 10 लाख रुपए, उसको 7 लाख रुपए दे देगी सैलरी टू बैंक और 3 लाख दे देगी उसको कैश इन हैंड दे देगी। अब वो कैश जो बैंक में तो शो नहीं हो रहा और उसकी जो टैक्स डिडक्ट भी होगा वो 7 लाख के हिसाब से होगा। अब जो 3 लाख की वर्किंग है ना,
जो एक्सीड अमाउंट है, जी। बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये उसकी लायबिलिटी है कि उसने उसकी और डिक्लेरेशन बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। जो उसके पास सैलरी की मद में है तो सैलरी के हेड में ही वो अगर डिक्लेयर उसको करेगा तो उस पे टैक्स रेट और लगेंगे और उसे डिक्लेयर करना चाहिए। जी जब हम रिटर्न करेंगे अगले साल में, वो हम लाजमी करेंगे, चाहे सैलरी कम या ज्यादा हो जाए, चाहे टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। हाँ। तो रिटर्न लाजमी जाएगी, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि हमारी पहले इतनी सैलरी थी और इतना टैक्स था, अब इतनी सैलरी इतना टैक्स। हाँ, ये सारी बातें यूं समझे हम कर रहे हैं। वो जो सिस्टम है उसमें वो सिर्फ आपको नोटिस ही भेजेंगे कि आप आए और इसको एक्सप्लेन करें, और वो लिखेंगे उसमें कि पिछले साल आपने इतना टैक्स दिया था, तो इस साल आपने अपनी इनकम ही इतनी लो कर ली है, इसकी क्या वजह है। तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, बिजनेस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने पेश करने होते हैं कि ये है हमारे पास। ज्यादा पे कभी नहीं पूछेगा, अगर कम करेंगे तो हाँ जी, बिल्कुल शो करना पड़ेगा। जी सर वो जब सैलरी हमें कम सैलरी वाली मिलेगी, 10 लाख 7 लाख की करिए, तो उसकी सैलरी स्लिप भी तो होगी ना साथ, वो एज प्रूफ करेगा। जी, वो प्रूफ एविडेंस ये सारी चीजें शामिल होगी। नहीं सर, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। सॉरी जी, रेमिटेंस पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, उन पे आपने कोई टैक्स नहीं देना। और मैं आपने बहुत सारे आप देखें, चूंकि ये जो बेल्ट है जहां हम रहते हैं, यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त अपने वाइट मनी को ब्लैक करी जा रहे हैं। अब क्या है, बेशुमार दोस्त हैं जिनको मैं ये कहता हूं कि आपके पास जो इनकम है आप थ्रू बैंकिंग चैनल अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करें। वो अपने बाप के अकाउंट में कर लें, अपने भाई के अकाउंट में कर लें, अपने बीवी के अकाउंट में कर लें, माँ के अकाउंट में कर लें। ये वो रिलेशन है जिन पे आप वाइट मनी सोर्स शो कर सकते हैं। अब तो आप अपना ही बैंक अकाउंट पाकिस्तान में जो खुला हुआ है उसमें वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन आपकी रेमिटेंस आपके अकाउंट में आ गए और उससे आप जो भी चीज खरीदेंगे टैक्स लॉ, टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब सारी जिंदगी करते क्या है, पैसे उधर कमाते रहते हैं। वो जेड़ा बंदा आंदा है पंजाबी च, अब मैं हूं पंजाबी, मेरा मादरी जबान, वो यार है मेरे ना 10,000 रियाल है जी पेट दे। अब 10,000 रियाल अहमियत रखते हैं, वो आपकी वाइट मनी थी जो ब्लैक हो गई है। तो हमेशा ये भी एडवाइस आप ज़हन में रखें कि रेमिटेंस आपकी थ्रू बैंकिंग चैनल आनी चाहिए। सर आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आउटपुट टैक्स के बारे में, इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है? अच्छा डियर, वो हमारा एक अलग एक जो लॉ है सेल टैक्स एक्ट है, सेल टैक्स एक्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है और उसके लिए भी इतना ही टाइम चाहिए जितना आपने अब सफर किया। मैं हाजिर हूँ, मुझे जो आता है मैं आप सब मेरे भाई। नहीं सर, आपने सफर किया है जितना मुझे पता है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। कोई गलती कोताही कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजूर करता हूँ। अगेन आप सबको वेलकम प्रोफेशन में, खुश आमदीद सब लोग, और मेहनत करें और बस यही ओढ़ना बिछोना वकालत बनाए, बहुत मजा आता है। सर मेरे एक क्वेश्चन है जी, हम आपने सारी डिस्कशन की इंडिविजुअल्स के वाले से, कंपनीज के वाले से क्वेश्चन पूछ सकता हूं उनके रिटर्न के वाले से। जी जी, जो कंपनीज के रिटर्न है वो सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो जो न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसकी रिटर्न भेजना जरूरी होता है? जी, हर वो जैसे एनटीएन होल्डर की रिटर्न जानी है ऐसे ही कंपनीज की रिटर्न जानी है। ठीक है अब्दुल्ला, इसका बेसिक सा कंसेप्ट दे दूं कि जब भी हम देख रहे होते हैं, जो टीवी पे ऐड चल रही होती हैं कि इतने दिन रह गए आपने अपना गोशवारा जमा कराया, इतने दिन रह गए गोशवारा जमा कराया, क्या जी, चलो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर साहब, बहुत शुक्रिया।